अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नज़्म है दर्रा खैबर। दर्रा खैबर की तशरीह, मायनी और मफ़हूम से पहले इस नज़्म का हम तारीख़ी पस मंज़र देखेंगे। हम तारीख़ी पस मंज़र के साथ साथ इसका महल वक़ू और इसकी तारीख़ी अहमियत को पहले समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी नज़्म है ये 17 अशार पर, कमो बेश 17 अशार पर मुश्तमिल है। इसकी तशरीह और इसके मायनी मफ़हूम को समझने से पहले आपको इसका पस मंज़र ना सिर्फ याद करना है, लिखना है, बल्कि जब आपके इम्तिहानात हों और इम्तिहानात में अगर आपकी इसी नज़्म में से कोई बंद आ जाता है, बंद जो कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जब वो बंद आ जाए आपके पेपर्स में तो उसकी तशरीह करने से पहले आपने उसका पस मंज़र लिखना है, क्योंकि ये नज़्म एक तारीख़ी पस मंज़र रखती है। हफ़ीज़ जालंधरी की ये नज़्म है। तारीख़ी पस मंज़र आप लोगों ने ना सिर्फ याद करना है बल्कि उसकी कोई भी बंद आ जाता है तो आपने उसको लिखना भी है। इस तरह आपकी जो तशरीह है वो तवील भी हो जाएगी और मार्क्स के हवाले से भी आप जो है वो ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अशार हैं उसकी तशरीह आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैराग्राफ तक, 2 पैराग्राफ तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब आप तारीख़ी पस मंज़र इसका आप याद कर लेंगे और लिखेंगे तो फिर यूँ आपकी जो तशरीह है उसकी तवालत बढ़ जाएगी। इससे पहले हम इसका तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं। ठीक है, तारीख़ी पस मंज़र आप लोगों ने जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आपने इसको कोशिश करना है कि मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको अपने किसी रजिस्टर पर या अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अपनी कॉपी पर उतारने के बाद आपने इसको याद करना है और आपने इसकी तशरीह में इसे शामिल भी करना है। तो दर्रा खैबर का तारीख़ी पस मंज़र और अहमियत देखते हैं। खैबर के मायनी कला के हैं। कुछ पहाड़ों में एक कुदरती तौर पर रास्ता बना होता है जिसे दर्रा या पहाड़ी दर्रा कहते हैं। दर्रा खैबर पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सरहद पेशावर से चंद मील दूर 33 मील तवील एक दर्रा ऊंचे ऊंचे खुश्क और दुश्वार गुजार पहाड़ों में घिरा हुआ है। बाब खैबर, बाब कहते हैं दरवाजे को, बाब खैबर एक मशहूर मेहराबी दरवाज़ा सा है जिसके ज़रिए से लोग दर्रा खैबर में दाखिल होते हैं। किला जमरूद इसके दाएं जानिब वाक़े है। दर्रा खैबर पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान आमदो रफ्त का सबसे बड़ा ज़रिया है। जमरूद के मकाम पर दर्रा खैबर की तारीख़ी अहमियत को उजागर करने के लिए जून 1963 में शारा, जिसका मतलब है कि सड़क या गुज़रगाह पर एक खूबसूरत मेहराबी दरवाज़ा बाब खैबर तामीर किया गया। इस दरवाज़े पर मुख्तलिफ तख्तियाँ भी नस्ब की गई हैं जिन पर दर्रा से गुजरने वाले हुक्मरानों और हमला आवरों के नाम भी दर्ज हैं। दर्रा खैबर तारीख़ी, जोग्राफियाई और महल वक़ू के एतबार से बेनज़ीर है। इसे बरे सग़ीर का दरवाज़ा कहा जाता है जो पेशावर के ऐन मग़रिब में वाक़े है। दर्रा खैबर वीरान और दुश्वार चट्टानों से गुज़रता हुआ अली मस्जिद के करीब आकर रफ्ता रफ्ता तंग हो जाता है। इस रास्ते के दोनों तरफ तकरीबन 1500 फुट ऊंची पहाड़ी चट्टानें और इनके बीच नाकाबिले दरियाफ्त गार वाक़े हैं। ये दर्रा यहाँ के लोगों के लिए जंगी लिहाज से एक कुदरती हिसार है जिसे दुनिया के किसी जंगी हथियार से फतह नहीं किया जा सकता। इसका सबसे ख़तरनाक हिस्सा तारीख़ी अली मस्जिद का मकाम है, जहाँ पर यह दर्रा इतना तंग हो जाता है कि इसकी चौड़ाई सिर्फ चंद मीटर रह जाती है, और यही वो जगह जहाँ की पहाड़ी चोटियों पर छुपे चंद कबाइल भी सैकड़ों फीट नीचे रास्ते से गुजरने वाले हज़ारों फौजियों के लिए क़यामत बपा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें लाशें उठाने के लिए इन कबाइल की बात माननी पड़ती थी। ईरान को फतह करने वाले इस्कंदर आज़म को इसी दर्रा खैबर पर सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और फिर उन्हें बिल आखिर
راستہ بدلنا پڑا۔ جب ظہیرالدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو آفریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے، اور بابر کو یہ سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بل پر وہ درہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بچپن سے جادو والی کہانیوں میں ایسے بہت سے مقامات کے قصے سنتے آئے ہیں جہاں سے ایک قدم آگے جانے والا یا تو فنا ہو جاتا تھا یا پیچھے دیکھنے والا پتھر کا بت بن جاتا۔ ایسے ہی حقیقی دنیا میں اگر کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکا تو وہ ہے پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل کہتے ہیں ملا ہوا، جڑا ہوا، متصل یعنی جڑا ہوا درہ خیبر، جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے آنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں پر آباد آفریدی قبائل کو خراج دینا پڑا، اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں سر جھکانا پڑا۔ آپ نے اپنے رجسٹر پر اسی طرح ہی اس تمام تر تاریخی پس منظر کو لکھنا ہے اور پھر اسے یاد کرنا ہے، اور اگر اس نظم میں سے آپ کا بند آ جائے تو اسے آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح کے اندر ہی اس کو شامل کرنا ہے۔ الگ سے پس منظر کی اہمیت یا پس منظر کی جو ہیڈنگ ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دینی، بلکہ تشریح کے اندر ہی اس کو شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اس نظم کے معنی، مفہوم اور اس کی تشریح لے کر آؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔